नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू पीपल आर वेल और आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और उसके बाद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो देख के तो रेडी हो सकते हैं, लेकिन किताब पढ़ना ज़रूरी है अब। ठीक है, अब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा भाई? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा नेशनलिज्म के बारे में, कि फ्रांस जैसे देश या यूरोप, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे आ गई। ठीक है, ये पढ़ा। इस वीडियो में या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि इंडिया में नेशनलिज्म जैसी भावना कैसे आ गई। तो सबसे पहली बात कि इंडिया में हमें और यूरोपियंस में थोड़ा बहुत फ़र्क है। यूरोपियन अपने राजा से आज़ादी चाहते थे, हमें हमें वो अपने राजा से आज़ादी चाहते थे, हमें उनसे आज़ादी चाहिए थी। हम पे कौन कौन राज करके गए? तो सबसे पहले फ्रांस वाले आए, फिर ब्रिटिश आए। तो टेक्निकली हम लोग ब्रिटिश ही मानते हैं, क्योंकि फ्रांस वाले ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल तक रुके थे और कुछ नहीं। ठीक है, ब्रिटिश 200 साल तक राज कर गई थी। तो कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, कहानी कहाँ से शुरू की जाए, है ना? तो इसीलिए हम लोग कहानी शुरू कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडिया का क्या लेना देना? असल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई थी, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, ठीक है, तो उस वर्ल्ड वॉर में आपको याद होगा कि ब्रिटेन भी एक हिस्सा था। चूंकि ब्रिटेन और वो हम लोग के ऊपर राज कर रहे थे, तो उन्होंने हमें भी फोर्सली जो है उस वर्ल्ड वॉर में खींच लिया। हालांकि हम लोग जा नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अगर मेरे साथ लड़ाई लड़ोगे हमारे बदले, तो हम तुमको आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसी के साथ साथ ये लोग क्या कर रहे थे कि इंडिया का बहुत सारा खाना ले जा रहे थे अपने देश में, और वहाँ के आर्मी लोगों को खाना खिला रहे थे। ठीक है, इंडिया में इस कारण भुखमरी की हालत भी आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसके बाद क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर एंड होती है, ठीक है, तो सब लोग बोलते हैं कि अब हमें माने आज़ादी तो वगैरह, तो वो आज़ादी देते नहीं है। उसी के साथ साथ ब्रिटिश हम पे बहुत ज़्यादा वो करते थे, खराबी थे। मतलब वो लोग बोलते थे कि जो ब्रिटिश दिखे उसको सलाम ठोको, ज़मीन पे लेट जाओ, ये करो वो करो, सब बहुत गलत गलत काम करते थे। तो वर्ल्ड वॉर का कहानी मैंने आपको बता दिया। अब एंट्री होती है महात्मा गांधी की। जनवरी 1995 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में वो क्या कर रहे थे, सो मैं आपको बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका में वो गए थे लॉ लॉ प्रैक्टिस करने। ठीक है, लॉ पढ़ने, लॉ प्रैक्टिस करने वहीं गए थे। ठीक है, अब जब महात्मा गांधी वापस आते हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि वो देखते हैं कि ये लोग ब्रिटिश लोग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अथी कर रहे हैं, है ना,
इंडियंस को ही इंडिया में मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो एक आइडिया लाते हैं, है ना। वो एक आइडिया लाते हैं सत्याग्रह का, ठीक है। सत्याग्रह का आइडिया क्या था? सत्याग्रह का सच आइडिया था कि एक दो आइडिया था, एक तो सच था, एक तो नॉन वायलेंस था। मतलब जो सत्याग्रही होगा वो किसी भी स्थिति में सच्चा रहेगा और कभी भी वायलेंस का सहारा नहीं लेगा। ये गांधी जी का क्या नाम था। अब उसके बाद होता क्या है, तो अब होता क्या है कि ऐसा क्यों था, तो गांधी जी का क्या नाम था कि नॉन वायलेंस का धर्म ही सारे इंडियंस को यूनाइट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी जब इंडिया में आते हैं तो वो सोचते हैं कि एक बड़ा बड़ा नेशनल मूवमेंट करने से पहले छोटा 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 मूवमेंट करते हैं, ताकि हम लोग क्या है कि गांधी जी का कम से कम कुछ लोग जाने तो सही कि गांधी जी है कौन। नहीं तो ऐसे कौन जानते कि गांधी जी कौन, इंटरनेट का जमाना तो था नहीं। तो उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया चंपारण बिहार में, ठीक है। फिर क्यों किया, तो जो ब्रिटिश थे सो चंपारण बिहार के जो पीजेंट्स थे उनको फोर्सफुली क्या करते थे कि बोलते थे कि वो उगाओ, क्या कहते हैं उसको, अरे इंडिगो, इंडिगो उगाने बोलते थे, ठीक है। तो 1917 में उगाने बोलते थे, तो लेकिन बिहार के किसान नहीं उगाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले 1917 में चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह मूवमेंट किया। फिर दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट किया उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। और दूसरा सत्याग्रह इसलिए किया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, हाँ मतलब हाँ गुजरात, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश ले जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले दूसरा सत्याग्रह हुआ। फिर सेम गुजरात के अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर के लिए तीसरा सत्याग्रह हुआ, क्योंकि कॉटन मिल वर्कर भी गुस्सा थे, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, उस हिसाब से वो लोग पेड नहीं होते थे। अब दी रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्यों? रोलेट एक्ट के हिसाब से को ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में से कोई भी व्यक्ति किसी भी इंडियन को अगर उनको लगता है तो 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल, बिना किसी परमिट के जेल में डाल सकता है, ठीक है। अब ट्रायल क्या होता है, जैसे आप अभी अगर अरेस्ट होते हैं तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले अरेस्ट हो गया, फिर उसके बाद हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है कि अरेस्ट होने के 24 घंटा के बाद उस आरोपी को, चाहे उस व्यक्ति को कि इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आगे खड़ा करना पड़ता है। वो बताते हैं कि हाँ ये इसकी गलती है या फिर इसको छोड़ दिया जाए। पुलिस अपने से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्या कानून लाया गया रोलेट एक्ट को में, ये रोलेट एक्ट 1919 में लाया गया। इसमें क्या कानून लाया गया कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर किसी भी आदमी को 2 साल के लिए वहाँ पे जेल में आराम से डाल सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है आपके। 6 अप्रैल को 1919 में गांधी जी सोचते हैं कि यही सही मौका है इस काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने का, नेशन वाइड सत्याग्रह करने का। तो नेशन वाइड जब ये लोग सत्याग्रह करते हैं, ठीक है, तो नेशन वाइड सत्याग्रह का ये लोग आइडिया सोचते हैं गांधी जी। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब 10 अप्रैल को क्या होता है कि
बहुत सारे अमृतसर में बहुत सारे लोग एक फील्ड में जमा जमा होते हैं जिसका नाम होता है जलियावाला नाम होता है, ठीक है, जलियावाला बाग। अब वहाँ पे जमा होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे लोग जमा होके, कुछ लोग आए हुए थे क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी, वो लोग खेल रहे थे, और कुछ लोग आए हुए थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ये जो लॉ लाया गया है इसको हटाया जा सके। होता क्या है कि एक जनरल डायर नाम का बंदा घुसता है उस जलियांवाला बाग में, ठीक है, और बहुत सारे ऑफिसर के साथ वो गेट को ब्लॉक कर देता है। अब देखिए जलियांवाला बाग कैसा दिखता था, सो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, ये सब इस सब जो आपको ये दिख रही है, ये दीवार है, इस टाइप से घिरा हुआ था जलियांवाला बाग। यहाँ एक कुआं था, ठीक है, और यही एक रास्ता जिससे अंदर या बाहर जाया जा सकता है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, सिर्फ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। एक ब्रिटिश जनरल था, जनरल डायर, वो इसके अंदर आता है। ये रास्ता को सबसे पहले अपना आदमी लोग से, अपने ऑफिसर से रास्ता को पहले सबसे पहले ब्लॉक करवाता है, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे ऑफिसर्स को यहाँ तैनात करता है और सारे इंडियंस पे लगातार गोली चलवा देता है, ठीक है। और गोली चलाने के बाद क्या होता है ना कि लाखों की तादाद में इंडियंस वहाँ मारे जाते हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी सोचते हैं कि नहीं, अब बिल्कुल सही समय है कि नहीं, अब हमें इनका अपोज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक बात आ चुकी है, खिलाफत मूवमेंट क्या होता है। देखिए, हुआ क्या था कि इस समय जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था तो ओटोमन अम्पायर जो था हार चुका था। मैंने आपको पहले भी बताया कि ओटोमन अम्पायर जो था एक मुस्लिम अम्पायर था। उसके जो राजा थे उसका नाम था खलीफा। अब मुस्लिम लोग का मानना ये था उस समय कि खलीफा जो है वो देश में, अपने हर देश को अपने अंडर में लेंगे और मुस्लिम राज को कायम करेंगे। लेकिन अब ब्रिटिश जीत चुकी थी तो मुस्लिम लोग को लगता था कि ये हमारे खलीफा को मारेंगे पीटेंगे। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं कि एक खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करते हैं। दो मूवमेंट लॉन्च करते हैं, खिलाफत और स्वराज। स्वराज हिंदू के लिए, खिलाफत मुस्लिम के लिए, ताकि दोनों यूनाइट हो सके, ठीक है। दोनों को यूनाइट करते हैं, ठीक है, और ठीक है, दोनों को यूनाइट करते हैं और ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, तो पहला चीज़ तो इसमें जाने 2-3 पॉइंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू का अलग डिमांड था, मुस्लिम का अलग डिमांड था। हिंदू का डिमांड था कि हमें स्वराज चाहिए, मुस्लिम का डिमांड था कि हमें खलीफा को छोड़ दो। दूसरा बात कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ऐसा था कि ब्रिटिश गुड्स को हमें बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट मतलब हमें उस ब्रिटिश गुड को लेना ही नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना है। ब्रिटिश, अगर आप ब्रिटिश स्कूल में जाते हैं उसको छोड़ दीजिए, ब्रिटिश आर्मी में है उसको छोड़ दीजिए, ब्रिटिश पुलिस में है उसको छोड़ दीजिए, ब्रिटिश कोर्ट में उसको छोड़ दीजिए। 1920 में खिलाफत मूवमेंट, सॉरी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। गांधी जी का कहना था कि इसमें हम लोग हाथ हाथ वगैरह नहीं मारेंगे, सत्याग्रह के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे, और साथ ही साथ इसमें क्या करेंगे कि हम लोग ब्रिटिश को अपोज करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि ब्रिटिश लोग बहुत फोर्स करते हैं कि तुम लोग इसको मतलब ये नहीं करो, मतलब ब्रिटिश लोग मारते पीटते हैं कि नहीं, हमारा कोऑपरेट करो। इसमें गांधी जी का कहना सिंपल था,
कि हम लोग को ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए ब्रिटिश आज इतना बड़ा पावर बना पड़ा है। जिस दिन हम लोग कोऑपरेट करना छोड़ देंगे, उन्होंने कहा कि जो अगर आप ब्रिटिश के बाल काटते हैं तो बाल काटना छोड़ दो, मैंने उन्होंने कहा कि ब्रिटिश से जो भी आप काम करते हैं या लेते हैं उसको छोड़ दो। तो ये आइडिया सबको पसंद आया, चलिए ठीक है, सबने छोड़ दिया एक साथ। लेकिन फिर ये आइडिया एक फेलियर भी बनता है, ठीक है। फेलियर क्यों बनता है? अब हम लोग उसको देखेंगे। तो अब इसमें होता क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में टाउन साइड में क्या होता है कि सब लोगों ने मान लीजिए जग छोड़ दिया, लेकिन अब होता क्या है कि जिसने स्कूल छोड़ दिया, जिसने पढ़ाना छोड़ दिया, कोर्ट छोड़ दिया, तो अब भाई उसको कमाने का भी जरिया चाहिए ना। कि ऐसा तो नहीं है कि गांधी जी का बात सुनेगा तो उसको पेट भर जाएगा, तो खाना पीना भी चाहिए। तो उसके लिए लोगों ने वापस से उसको ज्वाइन कर लिया ब्रिटिश को। लेकिन हाँ, जब तक ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला 1921 से 1922 तक, तब तक जो ब्रिटिश गुड्स था वो जहाँ 102 करोड़ हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे उस समय, वो घट के 57 करोड़ ओनली बच गया, मतलब आधा ही हो गया, ठीक है। द सिटीज में तो जैसे अब हम लोग यहाँ पे फेलियर की बात कर रहे थे, तो एक और फेलियर आपको यहाँ पे दिखेगा कि होता क्या है कि आ, एक जैसे आज जब यूपी है और उत्तराखंड है ना, जब इसको मिलाइएगा तो पहले का अवध बनता था, ठीक है। तो अवध जो है वहाँ पे जो ब्रिटिश है, वहाँ पे मोस्टली जो लोग रहते थे वो क्या करते थे कि नाई धोबी वगैरह जो सब भी थे, तो वो लोग ब्रिटिश ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते थे, उनको कुछ पैसा भी नहीं देते थे। तो एक व्यक्ति है, उनका नाम है बाबा रामचंद्र, ठीक है। तो इन्होंने क्या हुआ कि ब्रिटिश इनको सबसे पहले तो आ, फिजी एक आइलैंड पे काम करवाने लेके गई, ठीक है। अब वहाँ पे काम करवाने लेके गई तो ब्रिटिश का क्या नाम था कि आप एक जगह पे अगर हमारे साथ 5 से 6 साल तक काम करेंगे तो फिर हम आपको आगे के समय आज़ाद कर देंगे, आप अपने मन से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जाके फिजी में काम करते हैं 5 से 6 साल तक और वहाँ से वापस आ जाते हैं। इंडिया आके देखते हैं कि इंडिया में इन लोग के ट्राइब्स के साथ बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। तो अभी सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो ये अपने ट्राइब्स को बताते हैं कि भाई महात्मा गांधी करके एक आदमी है, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया है। उसमें क्या करना है हमें कि जो ब्रिटिश है इनकी बातें नहीं माननी है। तो सबसे पहले तो लोगों ने सोचा कि हाँ ठीक है, बात नहीं मानना है। तो धीरे धीरे उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया, नाई धोबी, ठीक है, बांध। इसका मतलब है कि जो ही ब्रिटिश है, ठीक है, उनका ना ही कोई नाई बाल काटेगा और ना ही कोई धोबी उनके कपड़े धोएगा। पहला बात तो ये हो गई। दूसरा बात क्या हो गई कि धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये सब बंद कर देते हैं, पहला बात तो इसको जवाहरलाल नेहरू बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसा चलते रहता है तो जो ताल्लुकदार मतलब जो ब्रिटिश और जो लैंडलॉर्ड्स है वो सब गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो अंत में क्या होता है कि ये लोग जो पहले तो पीसफुली बॉयकॉट कर रहे थे, अब जाके, है ना, अब जाके ये लोग क्या करते हैं कि अटैक कर देते हैं ताल्लुकदार और मर्चेंट्स वगैरह पे 1921 में जाके। तो ये बात महात्मा गांधी को नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि उनका जो ये है, क्योंकि उनका जो क्या नाम है, वो ये कहते थे कि हमें सत्याग्रही ही बनना है, हमें हमला वमला नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया। अब अगली कहानी हम लोग देख लेते हैं
ये है आपको आंध्र प्रदेश की कहानी है कि आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि जो ट्राइब्स होते हैं वो मोस्टली आपको जंगल वगैरह में रहते हैं। तो ब्रिटिश क्या करते हैं कि वहाँ पे रोड वगैरह बनाने के लिए बहुत सारे मजदूर ले जाते हैं, उनको पैसे भी नहीं देते, ऐसे मजदूर को बेकार बोला जाता है। अब क्या होता है कि जब ये सब होता है तो एक व्यक्ति होते हैं अल्लूरी सीताराम राजू, ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी नाम के एक आदमी है, उन्होंने बोला है कि ये ब्रिटिश की कोई बात नहीं माननी है और इनको पीटो, समझे, अलग अलग ढंग से मारो। तो अल्लूरी सीताराम राजू को वहाँ के लोकल्स तो फ्लोक हीरो माने लोगों का हीरो, लोगों का मसीहा, भगवान वगैरह भी बोल देते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहीं पीटने फूटने की बात नहीं की थी। अब होता क्या है कि पहला चीज़ तो ये लोग काम करना बंद कर देते हैं, उन लोग का खेत वेत कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि जब ये सब हो जाती है तब अ, अपना ये लोग क्या करते हैं कि पेड़ों में छुप के बैठे रहते हैं। जैसे ही ब्रिटिश आते हैं वैसे ही उनको मारना शुरू करते हैं। तो गांधी जी तक जब ये बात पहुंचती है, ठीक है, तो इसको भी सुन के वो उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनका तो ये नहीं ना था कि मारना नहीं है ना, यही ना था सिंपल कहानी। तो लेकिन ये सब गलत हो रहा था उनके हिसाब से। अब आप यहाँ पे आ जाइए चौरी चौरा मूवमेंट के बारे में, ठीक है। चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था, ठीक है। कहानी मैं बता रहा हूँ, ऊपर की कहानी आप पढ़ लीजिएगा। होता क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुताबिक इन लोगों को कोऑपरेट नहीं करना था, ठीक है। तो एक एक्ट था, ठीक है, इनलैंड इमेरिगेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के हिसाब से कोई भी वर्कर खेत छोड़ के नहीं जा सकता था। लेकिन जो आसाम के वर्कर थे उन्होंने जब गांधी के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि गांधी राज आ गया। तो वो क्या करते थे कि ब्रिटिश का जो खेत है उसको बिना परमिशन छोड़ के चले जाते थे। इससे क्या होता था कि ब्रिटिश को गुस्सा आता था, तो ब्रिटिश उसमें से कुछ को मारते थे। तो हुआ क्या कि पीजेंट्स लोग भड़क गए और एक दिन एक पुलिस स्टेशन जिसका नाम चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे हमला कर देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अब आप आ जाइए सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या था? सबसे पहला फरवरी 1992 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है और वो बोलते हैं कि सत्याग्रही को सिखाना पड़ेगा कि सत्याग्रह कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिश एक गवर्नमेंट एक्ट लाती है 1919। इस एक्ट के हिसाब से क्या कहानी थी कि 1919 में से लेकर 1929 तक 10 साल तक एक इलेक्शन होगा। अभी इस इलेक्शन में तीन सबसे बड़ी चीज़ थी कि इलेक्शन होगा, इसमें इंडियंस भी वोट देंगे, दूसरी चीज़, और इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ थी कि लेकिन पूरी पावर्स इंडियन को नहीं मिलेगी। लोकल पावर्स जो है वो मान लीजिए इंडियंस को दे भी देते हैं, लेकिन जो सेंट्रल पावर्स है वो अभी भी ब्रिटिश के हाथ में रहेगी। इसमें कुछ कुछ लोग कांग्रेस के दो हिस्से बढ़ जाते हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इनका कहना था कि नहीं, हमें इन ब्रिटिश की बात मान लेनी चाहिए, और ये वहाँ चले जाते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने। लेकिन बाकी सारे कांग्रेस, इवन मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू का भी कहना था कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरा देश चाहिए, हमें
ये सब चिटपीट इलेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब CR दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं कि कांग्रेस की बात ना मानते हुए अपना एक पार्टी बना लेते हैं, स्वराज पार्टी, ठीक है। और ये लोग उससे इलेक्शन लड़ने चले जाते हैं। होता क्या है, इससे कांग्रेस जो है वो दो हिस्से में बढ़ जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे यंग लीडर जो है फुल इंडिपेंडेंट चाहते थे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो ब्रिटिश का एक और कहना था कि हर 10 साल में माने अगर 1919 में अगर ये इलेक्शन हुआ है तो अरे 1919 में अगर ये इलेक्शन हुआ है तो 1929 में एक कमीशन आएगा जो कि इसका रिव्यू करेगा कि ये जो लॉ लाया गया है ये सही है कि गलत। इसमें हिपोक्रेसी आप देखिए कि ये लॉ सही है कि गलत, जो कि इंडिया के लिए लाया गया, इस कमीशन में कोई भी इंडियन ही नहीं था। इस कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों रखा गया, तो क्योंकि जॉन साइमन नाम का एक लौंडा था, ठीक है। ये लौंडा इसको लीड कर रहा था, बोका नहीं तो पगला नहीं तो वाइल्ड नहीं का। माने क्या बोले लोग, सर क्यों लिखता है लोग का NCERT, कौन हिसाब से कौन, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। इंडियंस ने उस समय बहुत अच्छा विरोध किया। साइमन कमीशन जो है वो एक साल पहले आ गया, 1929 में आना था उसको, वो 1928 में आ गया। और वो आया, और जैसे ही वो प्लेन से नीचे उतरा तो जितने भी कांग्रेस के थे और मुस्लिम लीग्स थे, उन्होंने एकजुटता में बोला कि गो बैक साइमन। मैंने साइमन का इतना गंदा विरोध किया, इतना गंदा विरोध किया कि जो जो जैसे अब ब्रिटिश क्या कहता था ना, कि ब्रिटिश जैसे एक चीज़ बताता हूँ आपको, ब्रिटिश जो है ना वो बहुत सारे देशों को अपना कॉलोनी बनाया था। जैसे मान लेते हैं ये सब कॉलोनी है ब्रिटेन की, और ये मान लेते हैं मेन ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन क्या किया कि यहाँ पे एक हेड हेड रख देता था, और यहाँ पे मेन उसकी राजा रानी बैठे रहते थे। तो अब ये हेड पहले रानी से कुछ पूछेगा तब यहाँ पे कानून लाएगा, ये हेड होता था सबसे। तो अपने इंडिया का जो हेड था उसका नाम था इरविन, ठीक है। तो इरविन क्या करता है कि जब इतना गंदा साइमन कमीशन को रिपोर्ट मिलता है कि भाई ये तो कोई भी व्यक्ति साइमन कमीशन को ही नहीं मान रहा है, तो कानून को क्या ही मानेगा। तो इरविन डर जाता है, इरविन डर जाता है और वो बोलता है कि हम इंडियंस को डोमिनेशन स्टेटस दे देंगे, ठीक है। डोमिनेशन स्टेटस मतलब जो इलेक्शन में थोड़ी कम पावर दी थी थोड़ी और पावर दे देंगे, ठीक है। लेकिन सेंट्रल पावर अभी भी हमारे पास है, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे लोग होंगे, माने कोई भी आ सकता है इंडिया से। तो अब हम आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, टोटल मिला के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। पहले वाले में जो गए वो गए भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना। भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को। पहले मुस्लिम लीग अलग था, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरे वाले में 3 लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, सॉरी सुभाष चंद्र बोस नहीं, भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी। तीसरे वाले में फिर से भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, और कोई नहीं था, ठीक है। ठीक है, तो इतनी कहानी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो गांधी जी क्या करते हैं कि एक लेटर लिखते हैं इरविन को, ठीक है।
उस लेटर में वो क्या अपना 11 डिमांड मान लिखते हैं। और 11 डिमांड वो इस टाइप से लिखते हैं कि उससे ना अमीर, उससे सबका फायदा होता है, अमीर का भी गरीब का भी, माने सब कोई उससे लिंक कर सकता है। और उसमें ही एक जो डिमांड थी वो थी कि ब्रिटिश जो है वो क्या करके रखा था कि जैसे नमक जो होता है ना, उस पे कोई भी बना सकता है। नमक में क्या है कि समुद्र का पानी लेना है, उसको इवेपोरेट कर देना है, पानी ऊपर चला जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। सिंपल नमक केमिस्ट्री भाई, हो गया बात खत्म। तो बात क्या है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा था कि नमक सिर्फ हम बना सकते हैं और कोई नहीं। और नमक बना के वो लोग सबसे ज़्यादा टैक्स लेते थे नमक पे। तो गांधी जी ने कहा कि नमक एक तो या तो सबको बनाने दो और उसमें टैक्स कम करो, ठीक है। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ थी जो पूरी दुनिया में, मतलब पूरे भारत में हर व्यक्ति खाता था, चाहे वो साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, नमक तो हर खाना में। देखिए यहाँ पे इरविन नाम है इसका ना। इरविन को जब लेटर भेजा जाता है, इरविन उस लेटर को नहीं मानता है। उस लेटर में एक और चीज़ लिखी हुई थी कि अगर मेरी बातों को नहीं माना गया तो क्या होगा कि हम एक सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट लॉन्च करेंगे। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का मतलब क्या था कि जो ब्रिटिश के कानून है आप उसको मानना ही बंद कर दीजिए, कि आप उसको मानना ही नहीं है, ठीक है। तो अब वो आगे देखते हैं। तो होता क्या है कि 11 मार्च को, 11 मार्च ईयर कौन सा है बे, 11 मार्च 1930 को गांधी जी का लेटर का रिप्लाई नहीं आता है। 11 मार्च को वो अपने एक आश्रम से, जिसका नाम था नाम क्या था यार, साबरमती आश्रम से, ठीक है, वो गुजरात के जो एक टाउन है दांडी, वहाँ तक चल के जाते हैं। कुल मिला के 78, कुल मिला के 240 माइल्स चल के जाते हैं अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ, ठीक है। और वो जहाँ जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या है, कैसे काम करता है, सत्याग्रह ही क्या है, सत्याग्रह कैसे काम करता है, सबको बताते हुए जाते हैं, ठीक है। थाउजेंड ऑफ पीपल गांधी जी के साथ आ जाते हैं। 6 अप्रैल को फाइनली दांडी पहुंचते हैं। वहाँ पे ब्रिटिशियस लोग पहले से खड़े रहते हैं। गांधी जी वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो नमक बनाते हैं और नमक बनाते ही, ठीक है, नमक बनाते ही गांधी जी क्या क्या कर गांधी जी का क्या हो जाता है कि वो लोग, ब्रिटिश लोग गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं। गांधी जी अरेस्ट हो गए। अब गांधी जी जब अरेस्ट हो जाते हैं तब एक तो सब लोग, गांधी जी के साथ बहुत सारे लीडिंग कांग्रेस के लीडर सब भी अरेस्ट हो जाते, जैसे अब्दुल गफ्फार साहब, फिर और गांधी जी तो हो ही जाते हैं, है ना। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर सब भी अरेस्ट हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लगभग लगभग 1000 आदमी अरेस्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि गान उसमें क्या होता है कि लोग वायलेंट हो जाते हैं। वो लोग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में कानून तो नहीं है मान रहे थे, साथ में अब ब्रिटिश लोग को मारने भी लगते हैं, लेकिन इसके साथ में मरने भी लगते हैं। तो गांधी जी को ये मरने कटने वाला नहीं समझ में आता है, तो वो क्या करते हैं कि इरविन को बोलते हैं कि ठीक है, हमको तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ले चलो, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और तुमने जो डोमिनेशन स्टेटस बताया था उसको मान लेते हैं। और 5 मार्च 1931 को जो है गांधी जी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। गांधी जी जब वहाँ जाते हैं तो उनके साथ धोखा हो जाता है। गांधी, जैसे मैंने आपको बताया ना कौन कौन बैठा रहता है, ये दूसरा वाला है, इसमें गांधी जी भी है। तो यहाँ गांधी जी जाते हैं, गांधी जी का कोई बात ही नहीं मानता है। गांधी जी बोलते कि ये कानून अच्छा है, इसको डालो, तो नहीं नहीं ये कानून नहीं डाल सकते। पीठ पीछे क्या होता है कि गांधी जी के पीठ पीछे सारे कांग्रेस के लीडर्स को वापस से अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी जब वापस आते हैं, एक तो उनका दिल भी टूट गया कि वहाँ पे मेरी बातें नहीं मानी गई, तो वापस से वो क्या करते, फिर यहाँ इंडियन आने के बाद देखते हैं कि
पहले से सारे कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट किया गया है। फिर से वो क्या करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, लेकिन इस बार सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1 साल के अंदर ही बंद हो जाता है। क्यों? ठीक है, क्यों बंद हो जाता है? यही कहानी है अब एंड की। होता क्या है, ये अलग अलग चीज़ है। होता क्या है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जब लॉन्च हुआ, इससे पहले ही 2 मूवमेंट लॉन्च हो चुके, 3 मूवमेंट लॉन्च हो चुका था, सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो सत्याग्रह मान लीजिए कि एक बाप का 4 बेटा, 3 बेटा को 3 लड़ाई लड़ने भेज दिया, मर गया। अब गांधी जी हर बार विड्रॉ कर लेते थे, लेकिन उनका करना भी जरूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो जहाँ एक की मौत हुई है वहाँ 1,000 की मौत भी हो सकती थी। तो इसीलिए जो जो पेरेंट्स थे वो अब मोमेंटम लॉस कर जाते कि नहीं यार अब जाएगा, फिर मर गया, फिर लेकिन गांधी जी विड्रॉ कर ली। इसलिए फिर री लॉन्च जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट होता है वो फेल कर जाता है। अब आगे क्या होता है कि अलग अलग लोग इसको अलग अलग देख लेते हैं मूवमेंट्स को। जैसे कि अ, जो अमीर पीजेंट्स थे वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को किस तरीके से देखते थे कि भाई अगर हम इसको मानेंगे तो गांधी राज आएगा, और गांधी राज में क्या होगा कि हमारा रेवेन्यू का टैक्स जो है वो कम लिया जाएगा। जो गरीब पीजेंट्स थे वो मानते थे कि भाई अगर गांधी राज आएगा तो ये जो हम लोग रेंट पे लैंड लॉर्ड से ज़मीन लेके काम करते हैं उनसे ज़मीन लेके और हमें दे दिया जाएगा और हम इससे और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, बिजनेस क्लास कैसे देखते थे? पहला चीज़ तो बिजनेस क्लास जो है ना सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मदद की थी। जैसे मैं आपको बता दूं, बिजनेस क्लास क्या करते थे कि बहुत सारे कम्युनिटी बनाती थी, गिल्ड्स बनाते थे। बिजनेस क्लास का क्या नाम था कि अगर ब्रिटिश जाएगा इस देश से तो फॉरेन गुड आना कम होगा, और इंडिया में जब गुड्स प्रोड्यूस होगा तो उनसे उनका ज़्यादा फायदा होगा। तो ये बिजनेस क्लास या इंडस्ट्रीज का था। अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स का क्या था कि जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आया तो उनका क्या नाम था कि भाई अगर गांधी राज आएगा तो हाँ हम लोग को मतलब क्या है ना कि पहले वर्कर्स को दिन रात काम करना पड़ता था, उनका बहुत कम वेजेस मिलता था। तो उनका क्या नाम था कि गुड वर्किंग आवर होगा, गुड वेजेस होगा। अब महिला का इसमें क्या रोल था? महिला का क्या नाम था कि वो इनका सेक्रेट ड्यूटी है, माने धार्मिक ड्यूटी है कि वो लोग को सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में हिस्सा लेना है, देश को आज़ादी दिलाना है। तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग बहुत सारे लीकर शॉप माने दारू दारू को दुकान को, फॉरेन क्लॉथ की दुकान को पिकेट करके बैठ जाते थे, मतलब गेट के आगे बैठ जाते थे और खुलने ही नहीं देते थे। ठीक है, तो ये सब गांधी जी का कहना था, सॉरी महिलाओं का मानना था, है ना, कि ये हम लोग का धार्मिक ड्यूटी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिटेशंस पे आइए आप। लिमिटेड क्या थी? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि हिंदुओं में बहुत सारे कास्ट बटे हुए हैं। इसमें क्या होता था कि जो नीची कास्ट के लोग हैं वो लोग जो है जो कि जैसे सुएबर और भी बहुत सारे जो नीची कास्ट के लोग हैं, दलित लोग, ये लोग क्या होता था कि ये लोग भी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट मानता था, ऊपर कास्ट का भी मानता था, लेकिन इन लोग में इतना ज़्यादा कास्टिज्म था कि ये लोग इसको टच नहीं करता था। तो इसलिए एकता ही नहीं थी, हिंदू में ही एकता नहीं थी। ठीक है, तो होता क्या है कि गांधी जी इन लोग को हरिजन बोलते हैं, माने द चाइल्ड ऑफ गॉड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि खुद इसी कास्ट से बिलोंग करते थे, वो बोलते हैं कि हमें एक
अलग ग्रुप बनाना है डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का, और इसका इलेक्शन भी अलग हो। लेकिन गांधी जी को ये मंजूर नहीं था। गांधी जी बोलते थे कि भाई इससे हिंदू भी टूट जाएगा, हिंदू मुस्लिम तो टूटा ही है, हिंदू भी टूट जाएगा। तो अंबेडकर साहब की बात सुन के जो ब्रिटिश थे वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, क्योंकि उनको तो हम लोग को तोड़ना ही था भाई, उनका क्या है। तो गांधी जी क्या करते हैं कि इसको हटाने के लिए वो फास्ट अनटू डेथ पे बैठ जाते हैं। मतलब जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो अन्न का एक दाना नहीं रखेंगे। अंत में क्या होता है कि गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट सितंबर 1932 साइन होता है, जिसमें एसटी एससी को एक रिजर्वेशन ऑफर किया जाता है, जो कि आज भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब जैसे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खलीफात मूवमेंट जो विड्रॉ हो जाता है, तो मुस्लिम सब भी जो है अपना जो मोमेंटम है वो लॉस कर देती है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का डाइवर्सिटी बनने लगता है। ठीक है, फिर फिर मुस्लिम्स क्या बोलते हैं कि भाई हमें हमें एक अलग सेपरेट इलेक्शन चाहिए, है ना। तो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का डाइवर्सिटी, मतलब सीधा सीधा समझिए लिमिटेशन थी कि हिंदू 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 के अंदर एकता नहीं है, मुस्लिम के अंदर एकता नहीं है। हिंदू के अंदर एकता बनाने के लिए गांधी जी क्या करते थे कि कभी कभी छोटे जो जात जिसको बोलते थे वो लोग उनके घर पे जाके ही खाना खाते थे, ताकि ये बताया जा सके कि नहीं यार सब एक है। लेकिन फिर भी कौन समझे भाई, है ना। आज के टाइम में भी मैं देखता हूँ बाहर, तो आज के टाइम में भी ये सब है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में बहुत अंदर ही अंदर है। पहले तो वाइडली स्प्रेड था। ठीक है, अब आप यहाँ आइए, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। आपने यूरोप वाले चैप्टर में भी देखा कि हम लोग को सबसे पहले सबको एकजुट करना होगा। तो एकजुट कैसे किया जाए, तो उसमें आपने रोमांटिसिज्म पढ़ा था, इसमें भी सेम कहानी है। सबसे पहले सबसे पहले जो है क्या हुआ कि ये जो इमेज आपको दिख रही है ये फर्स्ट भारत माँ की इमेज है। इसको इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था। और जो माने वंदे मातरम है, ठीक है, उन्हों ये भी वंदे मातरम भी इन्होंने ही लिखा। फिर उसके बाद क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई है, उन्होंने सबसे पहले भारत माँ की जो असली इमेज हम लोग अभी देखते हैं उसको बनाई थी। फिर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, है ना। फिर उसके बाद बहुत सारे लोकगीत लोक गान ये सब लिखा गया, है ना। उसके साथ साथ जो साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया में नेताशा शास्त्री जो है एक राइटर है, उन्होंने 4 वॉल्यूम निकाली एक नॉवल की, जिस तमिल में जिसका नाम था द फ्लोक ऑफ साउथ इंडिया, है ना। तो ऐसे कर कर के बहुत सारे लोगों ने कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस भी दिखाई। ठीक है, बहुत सारे कम्युनिटी में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस भी दिखाई, है ना। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का देश भी बहुत सारे जगह से टूटा, लेकिन वही है कि देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, अभी भी है, तो इसे ख़त्म करना है। ओके, सो दिस वाज योर लवली चैप्टर। अब इस चैप्टर को ख़त्म हो चुका है ये चैप्टर। ओके, नेशनलिज्म इन इंडिया। यह वीडियो देख के आप यूनिट टेस्ट वगैरह के लिए तो प्रिपेयर हो जाइएगा, लेकिन कोई भी इस वीडियो को देख के फाइनल एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये इस चैनल का 7th वीडियो है। इससे पहले भी 6 वीडियो अलग अलग चैप्टर्स पे डाली जा चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख ले एक बार। और ख़ास करके बायोलॉजी की वीडियो को तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें
आपके जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसको इतना डिटेल में बताया गया है कि मतलब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ है। ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस तो ठीक है, लेकिन बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट है, तो अपन उसमें बता दिया आपको। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आपको एक नंबर दिख रहा होगा, तो आप उनमें ध्यान जरूर दें। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम लोग अंत करते हैं। दिस इज़ इट। आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें, है ना। सबको पास होना है, आपके साथ हम लोग भी एग्ज़ाम देंगे, है ना। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में डालें, ना हो तो नो डाउट लिख के भी कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ अच्छा एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। कोई एरर है तो ज़रूर बताएं। सो चलता हूँ इसी के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय, थैंक यू।